रायजादा, ऐसा वजनदार नाम मानो इंडिया की टॉप बिजनेसमैन फैमिलीज में से किसी एक का वारिस हो। मगर हम जिस अहान रायजादा की बात कर रहे हैं उसके कतरे कतरे से बेबसी झांक रही है। अहान एक करोड़पति बिजनेस फैमिली का दामाद तो जरूर है, मगर उसकी हालत पर घर के नौकर भी कहते हैं, कुछ पैसे चाहिए तो बता देना, तुम्हारी गरीबी देखी नहीं जाती। कहने को तो अहान जैसी रिच फैमिली के दामाद सड़कों पर महंगी कार दौड़ाते थे, मगर अहान की लाइफ में 3 चीजें आम थी। पहली चीज बेइज्जती, दूसरी चीज बहुत बेइज्जती और तीसरी चीज बहुत से भी ऊपर वाली बेइज्जती। और हाँ, कभी कभी वो किसी रईस को जब अपनी बीवी को एक महंगे होटल में खाना खिलाते देखता था तो वो खुद से कहता था, एक दिन अपना भी टाइम आएगा जब मैं महंगे सूट में ऐसी किसी महंगे होटल में अपनी बीवी शनाया को दर्शन के साथ खाना खिलाऊंगा, जब वो मेरे सीने से लग के एक रोमांटिक डुएट में जरूर शनाया ने बहुत विश्व। अहान चौंक कर उठ खड़ा हुआ। मोबाइल स्क्रीन पर देखा तो शगुन का फोन था। अहान के सारे सपने छूमंतर हो गए। शगुन अहान की बीवी शनाया की कजिन थी, जो हमेशा ही अहान को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। मोबाइल की तरफ देखकर अहान ने बुरा सा मुंह बनाया और फिर कुछ सोचकर फोन उठा लिया। मेरे प्यारे जीजा जी, फोन नहीं उठाते आप? वो मैम। अच्छा वो सब छोड़िए, आप एक काम कीजिए, साहू ज्वेलर्स पे मेरा एक नेकलेस पड़ा है, मैंने ओनर को कॉल कर दिया है, वहाँ जाके नेकलेस कलेक्ट करके मेरे घर पे आ जाइए। शगुन, मुझे बैंक जाना है और ये मैं बैंक जाने का तेवर किसी और को दिखाइएगा जीजा जी। वैसे भी आपको हमारे फैमिली के टुकड़ों पर ही पलना है ना? तो जितना काम कहा जा रहा है उतना कीजिए। और हाँ, नेकलेस के साथ में ओनर आपको 30,000 रुपए भी देगा, वो लेकर मेरे घर पे आ जाइए और 30,000 रुपए में से 1 रुपया भी कम नहीं होना चाहिए, समझे ना? देखो शगुन, आज तक मैंने कभी चोरी नहीं की है। और दूसरी बात यह कि अगर मुझ पर इतना डाउट है तो किसी नौकर को भिजवा के करवा लो। क्या है ना, बहस करने की इजाजत आपको है नहीं, तो जितना काम कहा जा रहा है उतना कीजिए। 1 घंटे के अंदर नेकलेस और पैसे लेकर मेरे घर आ जाइए। और फिर से कह रही हूँ, 30,000 रुपए में से 1 भी रुपया कम नहीं होना चाहिए। बाय। अरे है दीदी को बुलाओ यार, है दीदी। जल्द ही अहान फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आया और जल्दबाजी में अपनी अलमारी की तरफ बढ़ा, जिसमें 2 जोड़ी पुराने कपड़े रखे थे। उनमें से जो सबसे साफ कपड़ा था, अहान ने उसे पहनने के लिए चुना। तैयार होकर वो बाहर निकला और जैसे ही सामने देखा तो उसकी सास यामिनी गिल अपनी कुछ सहेलियों के साथ पार्टी में व्यस्त थी। तभी यामिनी जी की एक सहेली ने अपने सैंडल की तरफ देखकर कहा, यामिनी, ये देखो ना, तुम्हारे आते आते मेरा बेल्ट टूट गया चप्पल का, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? अरे इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है, तुम पार्टी एंजॉय करो, मैं नौकर से कह दूंगी, वो ठीक करवा कर लाएगा। ना ना, मैं नौकरों पे भरोसा नहीं करती, मेरी चप्पल महंगी है, तो एक बार टूट गई चप्पल तो मैं दोबारा पहनती नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ, घर भी तो जाना है ना। अहान उस तरफ से निकला ही था जब यामिनी जी की नजर उस पर पड़ गई। डोंट वरी, नौकर नहीं है, नौकर से थोड़ा ऊपर ही है, वो तुम्हारा काम अच्छे से करेगा। सुनो, ये चप्पल लो और इसे ठीक करा कर लाओ। तभी यामिनी जी की सहेली ने कहा, यामिनी, ये सब काम दामाद से अच्छा नहीं लगता। अरे तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो, वैसे भी इसे ये सब काम करने में बड़ा मजा आता है। तुम लोग को भी कोई काम हो तो बता दे रहा। दामाद है तो क्या हुआ, चप्पल भी ठीक नहीं करा सकता, कुछ तो। उसके मोबाइल पर उसकी बीवी शनाया ने मैसेज किया। ये मैसेज पढ़ते ही अहान के होठों पर एक स्माइल आ गई और उसकी पूरे दिन की टेंशन जैसे गायब ही हो गई। आज पहली बार शनाया ने उसे ऑफिस बुलाया था। एक वही तो थी उसकी जिंदगी में जिसकी मुस्कुराहट देखकर वो खुद को जिंदा रखता था।
शनाया का चेहरा देखे बिना अहान को चैन नहीं मिलता था, और उसके बस में होता तो शनाया की हर एक खुशी के लिए खुद को लाखों बार कुर्बान कर देता। रास्ते में अहान को एक फूलों की दुकान मिली और अपना पर्स निकालकर देखने लगा। उसमें सिर्फ 500 का एक नोट पड़ा हुआ था। जैसे ही अहान वापस मुड़ा तो उसे शगुन का काम और अपनी सास के दिए हुए काम याद आ गए। उसने एक नजर घूर कर उस सैंडल की तरफ देखा और कहा, माफ करना आंटीज और सासू माँ, आप लोगों को सादर प्रणाम। पर शनाया से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। थोड़ी सी डांट सुन लेंगे आपसे। और फिर उस पैसे से अहान ने शनाया के लिए फूलों का वो बुके ले लिया। आज वो पहली बार गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस जा रहा था, जो कंपनी गिल खानदान की थी। ये सोचकर आज वो फूला नहीं समा रहा था कि वहां उसका अच्छे से स्वागत होगा, कि तभी सामने से आने वाले एक आदमी से अहान टकरा गया। उसका नाम देव मल्होत्रा था। यू इडियट, दिखाई नहीं देता तुम्हें? पता नहीं कहां कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं। इस ऑफिस में तुम्हारी खड़े होने की भी औकात नहीं, और ऐसे टहर रहे हैं जैसे तुम्हारी खाले जी का घर है। कौन हो तुम? शायद देव मल्होत्रा ने भी उसके बदरंग कपड़ों से उसे नौकर या ऑफिस बॉय ही समझ लिया था। मल्होत्रा ने एक नजर नीचे पड़े बुके की तरफ देखा और फिर उसे अपने पैरों तले कुचल के बाहर निकल गया। अहान ने अपना सर झुकाए बस उस बुके की तरफ देखा। मल्होत्रा अपनी कार में बैठा पहले से शनाया का इंतजार कर रहा था। फिर अहान के सामने ही शनाया अपने क्लाइंट मल्होत्रा की कार में बैठी और बिजनेस के सिलसिले में वहीं से जा चुकी थी। तभी अहान के सामने काली रंग की कार आकर रुकी, जिसमें से एक अधेड़ उम्र का शख्स बाहर निकला। अहान उसे देखते ही चौंक गया, क्योंकि उसकी यहाँ आने की उम्मीद अहान को बिल्कुल नहीं थी। वो आदमी अहान के सामने आकर बोला, यंग मास्टर, एशिया की सबसे अमीर कंपनी है और रायजादा ग्रुप के अरबों रुपए का बिजनेस एम्पायर आपका इंतजार कर रहा है। वक्त आ गया है कि आप आकर अपना बिजनेस संभालें। अपने सामने खड़े आदमी को देखकर अहान गुस्से में नजर आने लगा। मिस्टर विक्रम, आप यहां पर क्या कर रहे हैं? यंग मास्टर, मैं आपको लेने के लिए आया हूं। देखिए, मैं आपके साथ बहस तो नहीं कर सकता। मैं भी आपके पिताजी का एक नौकर ही हूं। पर हाँ, उन्होंने जो काम बोला है वो तो मुझे करना ही होगा। सीधे पॉइंट पर आइए। पहेलियां बुझाना मुझे पसंद नहीं है। तो मैं आपसे ये कहने के लिए यहाँ आया हूं कि आपके पिताजी आदित्य रायजादा ये चाहते हैं कि आप आकर उनका बिजनेस संभालें। वो इस एशिया का सबसे बड़ा एम्पायर आपको सौंपना चाहते हैं। और आपको लगा कि मैं उनकी बात मान लूंगा? मैं तो उनका बेटा हूं। तो फिर ये सब मुझे क्यों देना चाह रहे हैं? फिर जब मेरी माँ बीमार थी और मैं उनके पास मदद मांगने गया था, वो तो मीटिंग में बिजी थे ना। और उसकी वजह से आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, और इसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तो बेहतर ये होगा कि आप चले जाइए। अहान के इस बात पर विक्रम ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, यंग मास्टर, आप तो जानते हैं आपके पिताजी कितने जिद्दी हैं। वो आपको वापस लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक। उनके सामने कोई औकात नहीं रखता। वो जब चाहे, जिसे चाहे, जहां चाहे पल में मिट्टी में मिला सकते हैं। लेकिन हाँ, जो आपके साथ हुआ उसे भूल जाए और रायजादा ग्रुप को अपना ले। रायजादा तैयार है आपको वो सब कुछ देने के लिए जिसके आप हकदार हैं। अहान ने जैसे अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा, आप यहां से चले जाइए विक्रम, और जाके बता दीजिए कि मुझे उनकी दौलत में कोई इंटरेस्ट नहीं, और उनकी सारी दौलत भी मेरी मां को वापस नहीं ला सकती। और हां, ये बात गलती से भी बाहर नहीं आनी चाहिए कि मैं रायजादा खानदान से हूं।
और रायजादा ग्रुप का मालिक मिस्टर आदित्य रायजादा का बेटा हूं। चलिए। विक्रम उसे जाता हुआ देखता रहा और फिर अपना मोबाइल निकालकर आदित्य रायजादा का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से आवाज आई, मुझे वो किसी हालत में चाहिए। उसके लिए जो भी रास्ता अपनाना है अपनाओ। मुझे आहान हर हालत में चाहिए। यंग मास्टर, आपको आना ही होगा। इधर आहान कुछ ही देर में अब अपने घर पहुंच चुका था। लगी घड़ी में देखा तो शाम के 7 बज चुके थे। अपने आसपास देखते हुए उसने कहा। तभी अचानक ही आहान का मोबाइल बज उठा। उसने स्क्रीन पर देखा तो यामिनी जी का फोन था। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, कहाँ थे तुम? हाँ, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी वजह से मेरी सहेलियों के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। और तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा है? हाँ, मैं अभी घर वापस आ गई हूँ। ये बताओ, तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा है? माँ जी, शनाया बाद में बात करते हैं। शाम हो चुकी थी और सभी बड़े लोग पार्टी में आ चुके थे। आहान और शनाया को देखकर शौर्य और शगुन के मन में कुछ और ही चल रहा था। एक काम बोला था मैंने आहान को, वो भी नहीं हुआ इससे। आजकल बहुत सर पर चढ़कर नाच रहा है। इसके लिए मैंने खुद कुछ सोच रखा है, कुछ ऐसा जिससे जितनी ये जोड़ी खूबसूरत दिख रही है ना, उतना लोग इन पर थूके। उसके लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए होगा। इस पार्टी में कुछ अपने पति को छोड़कर। वो तो है। गौरव हमेशा से ही शनाया को पसंद करता था, मगर फिर उसकी शादी शगुन के साथ हो गई। बावजूद इसके गौरव अब भी कोई मौका नहीं छोड़ता था, इसलिए अब भी वो उस पर ट्राई करता रहता था। हाँ, ये बात अलग थी कि शनाया गौरव को जरा भी भाव नहीं देती थी। कम से कम आज के रही है तो सुनो साले साहब, पहले आपसे शुरू करते हैं। तुम ना एक नंबर के लालची और खुदगर्ज इंसान हो। गिल कंस्ट्रक्शन के भाग दौड़ को हासिल करना चाहते हो और इसीलिए तुम शनाया को अपने रास्ते से हटाना चाहते हो। अरे तुम तो हमारा रिश्ता भी तोड़ना चाहते हो। ये क्या बकवास कर रहे हो? चुप, बिल्कुल चुप। मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी तक। हाँ, तो तुम इस बिजनेस को हासिल करने के लिए तरह तरह की चालें चलते हो। अपने बाप नीरज गिल के साथ मिलकर दादाजी की चपलूसी करते हो और उन्हें शनाया के खिलाफ भड़काते हो। स्टॉप इट। आखिर ये हो क्या रहा है यहाँ? दादाजी। वैसे भी दादाजी, आपका क्या कहना? दिखाने को तो आप शनाया को मौका देते रहते हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप शौर्य को ज्यादा चाहते हो। इसीलिए तो आपका हर एक फैसला शौर्य के हक में और शनाया के खिलाफ होता है। You are disgusting। जाओ यहां से। आहान, अपनी हद में रहो। ये हमारे दादाजी है, तुमसे उम्र, रिश्ते और ओहदे में सबसे बड़े हैं। शगन, ओ शगन, तुम्हारी कमी थी। क्या है, मुझे पता है कि शनाया के खिलाफ तुम और शौर्य अब एक हो चुके हो। आखिर तुम शौर्य के चाचा की बेटी जो हो। अंदर ही अंदर तुम एक दूसरे के बारे में जो भी कहो, पर जब बात शनाया की आती है, मुझे पता है कि तुम दोनों एक हो जाते हो। इसीलिए मुझे शराब पिलाई ताकि तुम मेरी बेइज्जती कर सको, है ना? पर तुम लाख कोशिश करो, मैं शनाया के साथ हूं और मेरे होते हुए शनाया का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच कहूं, सॉरी, तो एक शनाया ही है जो तुम सबसे ज्यादा टैलेंटेड है, सबका ख्याल करती है, सबका फिक्र करती है, लेकिन भेदभाव भी उसी के साथ हो रहा है। अपनी ये बकवास बंद करो। ऑलरेडी बहुत बेइज्जती करवा चुके हो तुम। निकल जाए यहां से। तू कल भी शनाया की जूती के बराबर था। जो भी हुआ ना, उसमें मेरी कोई गलती नहीं। सब ना
हमें अलग करना चाहते, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं आपके साथ रहूंगा, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं यहाँ कैसे आया? क्या हुआ मेरे साथ? कल रात को काफी ज्यादा हो गया था। अब कल रात को जो हुआ इसलिए इट्स ओके। मुझे ऑफिस जाना है, इसलिए बार बार एक ही बात करना बंद कीजिए प्लीज। शनाए के पापा के एक्सीडेंट की खबर सुनकर आहान की भी वही हालत खराब हो गई, क्योंकि एक वही तो थे उनकी जिंदगी में जिन्होंने आहान पर हमेशा उसने शनाए को कॉल करने के लिए फोन निकाला ही था कि तभी उसके सामने विक्रम खड़ा दिखाई दिया, जो आहान की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे देखते ही आहान के दिमाग में ढेर सारे डाउट्स आ गए और वो विक्रम के पास जाकर बोला, आप यहाँ पे क्या करें? वैसे शनाया पैसे का इंतजाम आसानी से कर लेगी, लेकिन आपने ये सोचा है यंग मास्टर कि ये सब अपने आप कैसे हो गया? यह एक्सीडेंट तुम्हारे पापा के कहने पर ही करवाया गया है। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये करवाने की? आदित्य रायजादा की हिम्मत इतनी ज्यादा है कि उनके एक इशारे पर शेयर मार्केट हिल सकता है। ये तो एक मामूली सा एक्सीडेंट है। ये आपने सही नहीं किया और इसकी कीमत आपको चुकानी ही होगी। बस 15 लाख की तो कीमत है और मैं वो पूरी देने के लिए तैयार हूं। रायजादा ग्रुप को अपना लो। वैसे भी इस कंपनी के सामने 15 लाख ऊंट के मुंह में जीरे समान है। ये पैसे तो तुम्हें देने ही होंगे, लेकिन अंकल के एक्सीडेंट का हिसाब मैं बाद में लूंगा, लेकिन तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगा। वैसे भी अगर मैं तुम्हें पैसे ना दूं तो तुम्हारा काम रुकेगा नहीं। शनाया है तुम्हारे पास, क्यों? लेकिन सोचो, अगर शनाया को यह पता चल जाए कि रायजादा खानदान के साथ ताल्लुक होना ही इस एक्सीडेंट की वजह है, तो क्या वो तुम्हें माफ करेगी? हाँ? तुम्हारा ये जो रिश्ता है धीरे धीरे सही हो रहा है, वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। सच में विक्रम ने बड़ी ही शातिर चाल चली थी और आहान को यह अफसोस हो रहा था कि अभी तक वो इस साजिश को समझ क्यों नहीं पाया था। और हाँ, तुमने अगर ना की तो तुम जानते हो अपने पिताजी को, ये सब यहां नहीं रुकने वाला। शनाया भी है ना। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे शनाया या उसकी फैमिली और मुसीबत में है। मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं, लेकिन हाँ, ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए कि मैं कौन हूं। और ये सब मेरी वजह से हुआ है। हेलो शगुन, ये क्या नया नाटक है? शगुन के रोने की आवाज और गुंडों के हंसने की आवाज आहान के कानों में साफ पड़ रही थी। शनाया, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं बस कुछ ही देर में आता हूं। अचानक हुए इस हमले से आहान खुद को संभाल नहीं पाया। अपनी नाक पर पड़े बंधन से आहान ने निकलने की पूरी कोशिश की थी, मगर अंत में उसका शरीर ढीला होता गया और आहान बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जाहिर था आहान को रुमाल में लगे क्लोरोफॉर्म की मदद से बेहोश किया गया था और फिर जैसे ही वो बेहोश हुआ, उसके सामने दो चेहरे आकर खड़े हो गए। उनका नाम शौर्य और शगुन था। दोनों के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। तभी शगुन ने शौर्य से कहा, इसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। इन्हें माफ कर दीजिए, इनकी तरफ से मैं आपसे सॉरी बोल रहा हूं। शायद तुम कैसे बात करने की तमीज भी भूल चुके हो।
तुम्हें पता भी है सामने कौन खड़ा है? सॉरी सर। निकलो, आउट। इतना कहकर कार्तिक कोहली आहान को अंदर Sorry. ले गया। इन्हें मैं कौन हूं ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। बस इन्हें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई गरीब भी यहाँ पे आ जाए ना तो उसके साथ भी सलीके से पेश आना चाहिए। जी जरूर। अब वैसे उन्हें ये टीम शौर्य के हवाले कर ही देनी चाहिए। क्लोज करने की नहीं सोचेगा, समझा? राका भाई, ये सब मुझसे कैसे हो गया? अब मैं वहां कैसे जाऊंगा? प्रोजेक्ट देना तो दूर, अभी हर्ष मेरा हमारी इज्जत नीलाम करना चाहता है। इतना क्यों घबरा रहे हो भाई? शनाया है ना। जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। दादाजी, मैं चाहता हूं कि रोजवुड स्प्रिंग वाले प्रोजेक्ट को शनाया हासिल करे। आखिर इससे हमारी कंपनी को ही फायदा होगा। शौर्य की बात सुनकर आनंद और शनाया सोच में पड़ गए। शनाया ये समझ नहीं पा रही थी कि शौर्य के अंदर अचानक ही उसके लिए इतनी हमदर्दी कैसे आ गई। ठीक है शौर्य, तुम जाओ। अब इस डील को शनाया क्रैक करेगी, राइट? शनाया। जैसे ही शनाया अंदर पहुंची तो उसने देखा कि बड़ी बड़ी कंपनी के लोग वहां बैठे हुए थे, जिनके सामने गिल कंस्ट्रक्शन की कोई। वहां बैठे सभी लोगों की आंखें चौड़ी हो गई। खुद शनाया हर्ष को एक टक देखे जा रही थी, जैसे अभी अभी जो हुआ उस पर शनाया को यकीन ही नहीं हो रहा था। और इसलिए ये प्रोजेक्ट गिल कंस्ट्रक्शन को जाता है। हर्ष के इस तरह अचानक यू टर्न लेने से यहाँ शौर्य और शगुन के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन साथ ही गुस्से में उनका चेहरा लाल होने लगा। The meeting is over, guys. आहान ने फोन पे विक्रम से गाड़ी का इंतजाम करने को कहा, क्योंकि अब शनाया को वही पसंद थी। आहान, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं ये शादी निभाने की हर मुमकिन कोशिश करना चाहती हूँ। अब से हर बार यही कोशिश करूंगी कि आप खुश रहें। आज एकदम से शनाया को आहान के लिए लगाव महसूस हो रहा था। शनाया को याद था कि आज उसकी शादी की सालगिरह है। याद तो आहान को भी था, मगर दोनों एक दूसरे को सरप्राइज देना चाहते थे। इधर आहान घर में शनाया के लिए उसकी पसंद की चीजें बना रहा था। ऑफिस के काम से मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। इट्स ओके, मैं आपका वेट करूंगा। आज शनाया सिर्फ आहान के लिए कुछ खरीदना चाहती थी, ताकि उसे गिफ्ट दे सके और उसे थैंक्स बोल सके। शनाया अभी तक नहीं आई थी। आहान ने उसका नंबर लगाया तो वो भी नहीं लग रहा था। आहान को लग रहा था कि शायद शनाया को आज का दिन याद नहीं है, मगर वो जानता था कि पहले भी उन्होंने उस दिन को सेलिब्रेट नहीं किया था, इसलिए इस दिन को भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। लाइए, मैं पकड़ ली। कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा। आइए ना। कहते हुए शनाया आहान के चेहरे को देखकर ये जानने की कोशिश करने लगी कि उसे कुछ याद भी है या नहीं। अब वैसे आज कुछ है शायद, इसीलिए मैं ये गिफ्ट लेकर आई थी आपके लिए। तो आपको याद है आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है?
ये घड़ी हमेशा हमें अपने इस अच्छे वक्त की याद दिलाती रहेगी और इस विश्वास और भरोसे को हमेशा जिंदा रखेगी। पर आपको देने के लिए मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, आपकी पसंद का खाना जरूर बनाया है मैंने। और इससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। आप फ्रेश हो जाइए, फिर हम साथ में डिनर करते हैं। घर के सामने एक लग्जरी कार आकर रुकी। आहान ने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। हेलो आहान, आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं, ऐसा लग रहा है मैंने आपको कहीं देखा है, मगर कुछ याद नहीं आ रहा। कैसी बातें कर रहे हैं आप आहान? हम पहले कितनी बार मिल चुके हैं। मैं निया हूँ। निया। कौन नहीं? क्या कर रही हैं आप? कौन है आप? अरे अभी तो आपने कहा कि आपने मुझे पहले कहीं देखा है, और इतनी जल्दी आप मुझे कैसे भूल सकते हैं? हाँ, ये हम कोई पहली बार थोड़ी कर रहे हैं। अब शनाया भी वहां आ चुकी थी। जैसे ही शनाया ने आहान को किसी और लड़की के साथ देखा। आहान, ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये लड़की? तो तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ? अच्छा तो फिर सुनो, मैं आहान की वाइफ। निया की बात सुनकर आहान के दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। इधर शनाया निया की तरफ बढ़ी और बोली, क्या बकवास कर रही हो तुम? आहान मेरे पति हैं। क्या मजाक है शनाया? क्या हो रहा है? सॉरी, ये सिर्फ एक प्रैंक था। दरअसल निया मेरी दोस्त है। इसने मुझसे शर्त लगाई थी कि ऐसा कोई लड़का नहीं है जो इस पे फिसल ना जाए, तो मैंने ये आप पे टेस्ट कर लिया, मगर ये पूरी फेल हुई है। प्राउड ऑफ यू आहान। तुम दोनों ने मेरी जान निकाल दी। 6 घंटों से शौर्य उसी पोजीशन में था। अब तो उसके पैरों में सेंसेशन भी नहीं हो रहा था। उसने इरिटेट होते हुए अपने आप से ही कहा, पता नहीं है पापा इतनी देर से अंदर क्या कर रहे हैं। क्या वो दादाजी को जल्दी नहीं मना सकते? सर मैं चलता हूँ। ठीक है। क्या मुझे दादाजी ने माफ कर दिया? हाँ, लेकिन मैं तुमसे अभी भी नाराज हूं। तुम्हें दादाजी की लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए था। जब उन्होंने कहा कि वो शनाया को इंजीनियरिंग वापस करना चाहते हैं, तो तुम्हें उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए था। वो हमारी फैमिली के बड़े हैं और तुमसे भी बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें उनकी और उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आई एम सॉरी पापा, मैं मेक श्योर करूंगा कि आगे से कभी ऐसा ना हो। शौर्य ने बहुत ही ईमानदारी से माफी मांगी। शौर्य, प्रोजेक्ट की चिंता तुम मत करो। शनाया को अकेले अपने कमरे में नींद नहीं आ रही। आपको कुछ चाहिए? शनाया जवाब देने की बजाय इधर उधर देखने लगी। आहान से नजरें चुराने की नाकाम कोशिश करते हुए शनाया ने मन ही मन में कहा, मैं यहाँ मुंह उठाकर आ तो गई हूँ, लेकिन अब क्या बहाना बनाऊं? वो मेरे कमरे की लाइट नहीं चल रही। ओह मैम, क्या हम साथ नहीं सो सकते क्या? वहां से निकलने ही वाला था, लेकिन तभी उसने और शनाया ने एक आवाज सुनी। मुझे तो लगा था कि शनाया अब से रोज उसी कार में आएगी। शगुन गिल ने अपनी बात इस अंदाज में कही थी मानो वो सामने से शनाया और आहान को इंसल्ट करना चाहती थी। शगुन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, 1 मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि महंगी कार रेंट पे लेने के लिए आहान के पास अब पैसे भी नहीं है? आहान ने हमेशा की तरह इस ताने को भी सुनकर अनसुना कर दिया। वो कार अभी अभी आहान के रोजवुड स्प्रिंग वाले बंगलों के पार्किंग में खड़ी थी, मगर वो इस बारे में किसी को वजह देना जरूरी नहीं समझता था। मगर शनाया, वो अपने दिन की शुरुआत ये बातें सुनकर नहीं करना चाहती थी। शगुन, क्या तुम फिर से धक्के खाकर यहाँ से बाहर जाना पसंद करोगी? मुझे अच्छे से याद है जब मैंने तुम्हें और शौर्या को घर से निकाला था। और शगुन के चेहरे का रंग ही उड़ गया।
शनाया ने डायरेक्टली शगुन की दुखती नस को पकड़ लिया था। तुम स्प्रिंग कॉर्पोरेशन। इस सब का क्या मतलब है? दादाजी ने कहा है मुझे अभी उनसे बात करनी है। वो तो मनाली चले गए, बोल रहे थे कि उन्हें थोड़ा आराम की जरूरत है। शनाया के सवाल का ये जवाब शगुन ने नहीं, शौर्य ने दिया था। शनाया ने देखा तो शौर्य बहुत ही अकड़ में खड़ा था। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और जाते जाते उन्होंने ये स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट भी मुझे दे दिया है, तो तुम भी अब घर जाकर आराम कर सकती हो। उन्होंने तुम्हें किस बुनियाद पर यह प्रोजेक्ट दे दिया? किस बुनियाद पर? अच्छा सवाल। शायद तुम भूल रही हो शनाया, मैं शौर्य गिल, इस गिल खानदान का इकलौता वारिस, और आगे चलकर ये बिजनेस, ये खानदान सब मेरे इशारे पर चलने वाला। बस इसी बुनियाद पर दादाजी ने ये प्रोजेक्ट मुझे दिया है। आई होप ये तुम मेरा रीजन सुनकर सेटिस्फाइड हो। शनाया इस सब के बाद अब ना कुछ कर सकती थी और ना ही कुछ करना चाहती थी। शौर्य बस कुछ मीठी बातों से आनंद गिल को खुश कर सकता था और उनका कोई भी डिसीजन बदल सकता था, इसलिए आहान को कोई हैरानी नहीं हुई थी। आहान, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी इस खूबसूरत बीवी ने हर्ष मेहरा के साथ 5 स्टार होटल में कौन सी डील फाइनल की थी? शनाया ने पैनिक करते हुए मन ही मन में कहा। ये कहते हुए शौर्य आहान को इस तरह घूर रहा था मानो किसी कचरे के डब्बे को देख रहा हो। वैसे तो हर बार आहान शनाया के फैमिली मेंबर्स की बातें चुपचाप सुन लेता था, मगर शनाया को जो लोग अच्छे नहीं लगते थे आहान उन्हें क्यों झेलता? शौर्य, कल तुझे बहुत मार पड़ी ना? तो ठीक है? आहान का ये सवाल शौर्य के ताजे जख्म पर नमक का काम कर रहा था। मार पड़ी? इन सबसे तेरा क्या लेना देना? तू अपनी बीवी पर कंट्रोल रख, वो बाहर गुलछर्रे उड़ाती फिर रही है। शौर्य की बात से आहान को कोई फर्क नहीं पड़ा। तू अपना देख, शनाया को मैं संभाल लूंगा। दर्द हो रहा है? अब तक तो मार खाने की आदत पड़ जानी चाहिए थी, नहीं? आहान के इस सवाल से शौर्य की बोलती ही बंद हो गई। शनाया का बार अफेयर चल रहा है, तुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा? शनाया ने बचपन से। तू सही कह रहा है, मैं तुझे हाथ लगाने के भी लायक नहीं हूं, लेकिन सॉरी, तू किस लायक है ये बताना मुझे ज्यादा जरूरी लगा। उन तीनों ने भी आहान का ये अंदाज पहली बार देखा था। आहान की एक बात साफ थी, कोई उसे कुछ भी कह ले, लेकिन उसकी वाइफ शनाया के अगेंस्ट कुछ कहा तो आहान माफ नहीं करने वाला। क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूं? जब दादाजी को पता चलेगा ना कि तूने मेरे साथ ऐसा किया है, तो वो तुझे माफ नहीं करेंगे। इस पॉइंट पर आहान ने शौर्य को नीचा दिखाते हुए कहा, क्या तू सच में इस गलतफहमी में है कि मैं आनंद गिल से डरता हूं? बेशरम, क्या ये अपनी मौत को बुलावा दे रहा है? मुझे तो लगता है कि इसे और शनाया को दोनों को इस घर से बाहर निकाल देना चाहिए। उन सभी के लिए आनंद गिल किसी भगवान से कम नहीं थे। वो सब अपने फैमिली हेड के खिलाफ कुछ नहीं सुनने वाले थे। क्या इम्पल्स में आहान ने कुछ ज्यादा ही नहीं कह दिया? पता नहीं सबका क्या अंजाम होगा। आहान की नजर में ये वो लोग थे जो कमजोरों को परेशान करते थे और पावरफुल लोगों से डरते थे। उन सब लोगों को नजर अंदाज करने के बाद वापस चले, और अब जब उसका प्रोजेक्ट भी उससे छीन लिया गया था तो वो ऑफिस में रहकर अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए उसने आहान की बात पर हामी भर दी। इस बारे में सोचते हुए शौर्य की आंखों में एक अलग ही आग नजर आ रही थी। ये कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि बदले की आग थी। शनाया कब से आहान से कुछ कहना चाहती थी, मगर वो कुछ कहने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रही थी। कुछ देर की खामोशी के बाद आहान, शनाया, तुम्हें मुझ पे यकीन है? शनाया इस सवाल के पीछे की वजह तो नहीं समझ पाई। अरे गिल साहब, आप आज यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे विकी भाई से कुछ काम है, बस यूं समझ लीजिए कि एक नया मिशन है। आहान, अब तुम्हारा काउंटडाउन शुरू। मेरी इंसल्ट का बदला अब मैं तुम्हारी प्यारी बीवी से लूंगा।
जब शौर्य आहान और शनाया के आने वाले बुरे दिनों को इमेजिन कर रहा था, एक बाउंसर जैसी पर्सनालिटी वाला एक आदमी, बड़ी लाल लाल आंखें और बाएं गाल पर एक बड़ा सा निशान। उस निशान को देखकर कोई भी डर सकता था। शौर्य ने एकदम से वो डरावना कि अगर मुझे डील अच्छी लगी तो मैं मना नहीं करूंगा। अब बताओ, तुम ऐसे कौन से झमेले में फंसे हो कि जिसकी वजह से तुम्हें यहां मेरे पास आना पड़ा? विकी भाई, आप तो सब कुछ जानते हैं, तो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। वो मेरी कजिन है ना, मैं जानता हूं कि आप उसमें थोड़ा इंटरेस्टेड थे। तुम्हारी कजिन? कौन? शनाया? अब तक जो विकी भाई आलसी अंदाज में बैठा हुआ था, अचानक से उसकी आंखें चमकने लगी। बस इसी बात को लेकर मेरे और शनाया के बीच में झगड़ा चल रहा है, और बस इसी वजह से हम सबकी रातों की नींद उड़ी पड़ी है। ये सुनकर विकी भाई को भी बड़ी एक्साइटमेंट फील हो रही थी, मगर उसने फिर एक बार शौर्य से सवाल करते हुए कहा, क्या तुम शनाया को मरवाना चाहते हो? नहीं नहीं विकी भाई, मैं भला किसी को क्यों मरवाऊंगा? क्या तुम स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हो? मेरे सुनने में आया है कि दिल्ली की रायजादा फैमिली ने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है। अब जब तुम लोगों के पास इतना पैसा आ ही रहा है, तो तुम्हारा काम करने के लिए मैं पूरे 10 लाख लूंगा। मंजूर? क्या रायजादा? तभी मैं सोचूं कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है। नहीं, अब तो किसी भी कीमत पर मुझे शनाया को इस प्रोजेक्ट से बाहर निकालना ही होगा। शौर्य ने मन ही मन सोचते हुए अपना इरादा पक्का कर लिया और हामी भरते हुए विकी भाई से बोला, ठीक है भाई, 10 लाख में डील डन। तुम क्या चाहते हो और शनाया से कैसे निपटना है? अब जो तरीका आपको सबसे ज्यादा पसंद है, उसी तरीके से निपटते हैं। क्या मेरा पसंदीदा तरीका? तुम चाहते हो कि मैं शनाया के साथ मुझसे क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि तुम उस आहान को थोड़ा कंट्रोल करो, क्योंकि उसका ये बर्ताव मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये सब पुरानी बातों को भूल जाएं, क्योंकि एक फैमिली में ये सब प्रॉब्लम्स अच्छी नहीं लगती। शनाया को ये ज्यादा मुश्किल बात नहीं लगी। ठीक है, मैं आन से कहूंगी कि आगे से ऐसा कुछ ना करे, मगर तुम भी उनकी इंसल्ट नहीं कर सकते। आज ऑफिस के बाहर जो कुछ भी हो उसमें तुम्हारी भी गलती थी। शौर्या, कौन है ये? शनाया को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, इसलिए वो उम्मीद के साथ शौर्य की तरफ देखने लगी, मगर शौर्य खड़ा हो गया और टेढ़ी मुस्कान के साथ शनाया की तरफ देखने पर अलग ही तरह की खुशी। क्या कह रही हूँ? थोड़ी सी भी शर्म बाकी है कि नहीं? कल शौर्य ने तुम्हें देखा था विकी के कमरे में जाते हुए, और पूरी रात तो तुम बाहर नहीं आई, और तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? शनाया को समझ में आ गया कि शौर्य इतना आराम से क्यों खड़ा था। उसने पूरी कहानी को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बयां किया था। शौर्य, इसमें क्या गलत कहा मैंने? क्या तुम कल विकी के प्राइवेट रूम में नहीं गई थी? तुम अच्छे से जानती हो शनाया कि तुमने क्या की। शनाया, तुम सबको बेवकूफ बनाना बंद करो। हर्ष मेहरा तक ठीक था, लेकिन विक्की, तुम ये भूल कैसे सकती हो कि तुम अपने साथ गिल फैमिली का नाम लेके चलती हो? फिर उसने अपने दादाजी की तरफ देखकर कहा, देखा दादाजी, कल इसने सबके सामने शौर्य पे हाथ उठाया था, और आज ये मुझे चुप करवा रहा है। आहान के बारे में तो आनंद गिल ने भी सुन रखा था। आहान ने कहा था कि वो आनंद गिल से बिल्कुल नहीं डरता था। बस बहुत हो गया। आहान के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। जरूरी ये है कि हम इस बात का पता चलाए कि आखिर तुम दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है हमसे। जाहिर सी बात थी, उनके लिए आहान बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। अपने दादाजी की इस बात को सुनकर शौर्य और शगुन नॉर्मल थे, मगर शनाया, उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। दादाजी ने जो भी कहा उसका यही मतलब है कि उन्हें शुरुआत से मेरी कहीं एक भी बात पर बिल्कुल भी भरोसा होगा।
क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत है जो ये साबित कर सके कि शौर्य ने तुम्हें विकी नाम के गुंडे के पास जाने के लिए मजबूर किया? है कोई सबूत? अपने दादाजी का ये सवाल सुनकर शगुन और शौर्य एक दूसरे की तरफ कामयाबी की उम्मीद के साथ देखने लगे। उन दोनों को यकीन था कि शनाया के पास कोई भी सबूत नहीं था। हेलो, कौन? मैं शौर्य, और अगर आहान की जान बचाना चाहती हो तो विक्की भाई के अड्डे पे पहुंचो। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ। दादाजी, मेरे पास सबूत है। उस दिन शौर्य ने मुझे कॉल किया था और मैसेज में ये साफ लिखा था। आनंद गिल के एक्सप्रेशन से ये बात बदतमीज। आहान की हिम्मत तो अब बढ़ती ही जा रही थी। बदतमीज? शायद मैंने जब से शनाया से शादी, अगर आप उससे धमकी समझ रहे हैं तो धमकी सही। आज मैं आपको आखिरी बार दादाजी कहकर बुला रहा हूं। आगे से अपना ध्यान रखिएगा। वजह से तुम आता था। अब इंजीनियर्स की टीम भी मेरी, स्प्रिंग कॉरपोरेशन का प्रोजेक्ट भी मेरा, और इस कंपनी के हेड की पोजीशन भी मेरी। बेचारी शनाया गुस्से में घर में बवाल कर रही हो या रो रही होगी। शौर्य बेटा, हमें स्प्रिंग कॉर्पोरेशन जाना है। हमारे प्रोजेक्ट की आज पहली मीटिंग है। ये सुनते ही शौर्य के चेहरे पर छाई हुई खुशी कहीं गायब हो गई। मुझे करीब आधे घंटे बाद शनाया का फोन बजा, मगर जब उसने कॉलर आईडी पर शौर्य का नाम देखा तो उसने तुरंत कॉल काट दिया। तो उसने कोई चारा न होने के मारे एक बार फिर से शनाया को कॉल किया। इस बार शनाया फिर से कॉल काटना चाहती थी, लेकिन आहान ने फोन उठा लिया। क्या बात है? शनाया कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। आहान को ऐसे ही किसी जवाब की उम्मीद थी। सॉरी। अरे तो उसे जल्दी उठाओ, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। शौर्य की बात के जवाब में आहान ने बिना कुछ कहे कॉल काट दिया। दूसरी तरफ से बज रही बीप को सुनकर शौर्य गुस्से से तिलमिला उठा। अरे बेटा, एक बार फिर फोन कर ले। आहान, मेरा दिमाग खराब मत करो। कहो तुम्हें क्या कहना, मैं बस वक्त नहीं है। शनाया से कहो अगर वो मेरी बात मान ले और अपना दिमाग ना चलाए तो मैं उसे इस कंपनी में वापस आने का मौका दे सकता हूँ। शौर्य ने अपनी बात इस अंदाज में कही थी मानो कि कोई चैरिटी कर रहा था। आहान खुद इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड था। और अगर वो मना कर दे तो? शौर्य को लगा जैसे आहान उसकी बातों में आ रहा था। अगर वो मना करेगी तो वो कभी भी गिल कंस्ट्रक्शन में वापस नहीं आ पाएगी। इस बार आहान को अपना गुस्सा रोकना मुश्किल हो रहा था। उसने शौर्य से कुछ कहे बिना ही कॉल काट दिया। आहान, ये क्या किया आपने? क्या शनाया आहान से नाराज हो गई थी? अब आहान उसे कैसे मनाएगा? क्या होगा शौर्य और नीरज गिल का अगला कदम? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।